गुड मॉर्निंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग अपना इस चैप्टर को एंड करेंगे। हम अपने जो फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है हम जिस टॉपिक को अभी करते आए हैं उसी को कंसिडर करेंगे आज की इस क्लास के अंदर, गॉस लॉ, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हम लोग आज करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स। लाइक एक तो पॉइंट चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, यूनिफॉर्म का भी नॉन यूनिफॉर्म का भी। दूसरा एक जो है डाइपोल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सो फर्स्ट थिंग जो आज हम करने वाले हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि गॉस लॉ में 1 मार्क्स में को भी पूछे गए हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज गॉस लॉ। गॉस लॉ के अंदर आपसे किस तरह से क्वेश्चन है कि आपको आप देखोगे आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ऐसा सेम। तो क्या क्वेश्चन दिया जाएगा आपको कि आपके पास में एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे कोई चार्ज रखा गया है, ठीक है। इस चार्ज की वजह से किसी भी एक सरफेस से फ्लक्स आपसे पूछा जाएगा कि निकाले कि भाई। तो क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा आपको, क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू चार्ज स्मॉल q एट द बॉटम सरफेस। ओके, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। सो अब मान लेते हैं इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसको अप्रोच करते हैं कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आंसर इसका, सो वी ऑल नो गॉस लॉ जो हमें क्या बताता है। गॉस लॉ हमने कल ही पढ़ा था। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो है कि कोई भी अगर क्लोज सरफेस है, जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर से जो है अगर उसके अंदर कोई चार्ज रखा होगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल क्लोज्ड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। सीधी सी बात है। तो मतलब कि इस पूरे के पूरे क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स कितना रहने वाला है, तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर वैक्यूम है, हम लोग वैक्यूम ही कंसीडर कर रहे हैं बीच में। ओके, यूजुअली एयर भी हम लोग वैक्यूम से ही हम लोग उसको जो है मान लेते हैं। वैक्यूम के जितना एप्सिलॉन उसका कंसीडर कर लिया था, एक्चुअल में होता नहीं है बट स्टिल कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो हमारे पास देखो ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब है कि भाई आप देखो अगर ये चार्ज जो है मेरा स्मॉल क्यू चार्ज, ये सारे के सारे क्यूब के सरफेसिस से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, तो सबसे बराबर अमाउंट में इसके थ्रू फ्लक्स निकलेगा। तो अगर मैं किसी भी एक सरफेस की बात कर रहा हूं, अगर मैं बॉटम सरफेस का अगर मुझे निकालना है तो उसके अंदर से कितना निकल रहा होगा, जितना भी इसके अंदर से निकल रहा होगा वो पूरे सरफेस जो है सबसे बराबर निकल रहा होगा बेसिकली। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 6 टाइम्स फ्लक्स थ्रू एनी वन ऑफ द सरफेस, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू एनी वन सरफेस विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये तो थी बात बेटा इस तरह क्वेश्चन की जब आपको एक प्रॉपर शेप गिवन है। ओके, बट समटाइम्स ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा आपसे कि आपको क्यूब दे ही नहीं रखा होगा। आपसे ये बोल देंगे कि भाई जैसे यू जस्ट हैव अ स्केयर। एक सेकंड मैं इसको लिख देता हूं इस क्वेश्चन को पहले। फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू चार्ज क्यू from a sphere of side 10 centimeter if small q is present at a distance of 5 centimeter above the center of sphere। तो अब आप इस क्वेश्चन को समझे। इस बार अब ये क्वेश्चन में क्या चेंज दिया गया आपका कि इस बार आपको फ्लक्स निकालना है ड्यू टू चार्ज क्यू। इस बार आपको क्यूब का तो कोई जिक्र ही नहीं है। इस बार आपको क्या बोला है कि आपके पास में एक स्केयर है इस तरह से, जैसे ये एक स्केयर दिया गया निचले पार्ट का। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लाइक दिस इज अ स्केयर। ओके, इस स्केयर के सेंटर से
5 सेंटीमीटर ऊपर जो है एक चार्ज रखा गया है स्मॉल q वैल्यू का। आपको स्क्वायर की साइड दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं ये क्या चीज है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है और स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है, तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि दिस इज बेसिकली द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी क्यूब। कि अगर मेरे पास मैं इस सरफेस को इसी के अंदर मान लू, देखो कि इसका जो अगर सेंटर होगा वो इसकी साइड अगर ए दे रखी है मुझे, तो ये सेंटर तो सीधी सी बात है a/2 डिस्टेंस पर ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको इन साइड को आपको रेशियो चेक करना है, अगर ये 10 है और अगर ये 5 दे रखा है, तो सीधी सी बात है ये अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये एक इमेजिनरी क्यूब के सेंटर के ऊपर रखा हुआ है क्वेश्चन आपका, तो बिल्कुल आपको क्या कर लेना है, आपको ये इमेजिन कर लेना है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी क्यूब, और अब इसको आप सोल्व कर लें, ठीक है। सो बिल्कुल फिर से भाई Q/6 एप्सिलॉन नॉट ही आ जाएगा इसका आंसर भी फ्लक्स का। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? जैसे पिछले पार्ट में हमने कंसीडर करा था बिल्कुल सेम। तो इसी क्वेश्चन को एक तरह से पूछने का ये एक तरीका है, ठीक है। और भी इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, तो जो कि पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, तो हम अभी देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। ये तो जैसे आप इस बार आपको जो है इसके सेंटर पे ना देके आपको क्या दे दिया इन्होंने, मान लो एक इस कोने के ऊपर जो है चार्ज रखा हुआ है क्यू वैल्यू का, ठीक है, यहां पे। तो अब क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम द क्यूब। इस बार आपसे किसी एक साइड से नहीं पूछा, इस बार आपसे पूछा कि अगर ये कोने के ऊपर जो है हमारा इस कॉर्नर के ऊपर ये चार्ज रखा हुआ है, अब इससे पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास हुआ होगा, मुझे ये निकालना। ओके, सो सीधी सी बात है, अगर मुझे ये क्यूब क्या चाहिए, तो क्लोज सरफेस है, तो इसके लिए गॉस लॉ सीधा सीधा अप्लाई किया जा सकता है बाय गॉस लॉ। फ्लक्स थ्रू द क्यूब must be equal to Q enclosed by में एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब मुझे इनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू पता करनी है। आप इसको देखो, ये चार्ज कैसा है, दिस इज अ स्फेरिकल शेप्ड चार्ज। ओके, अब आप इसको एक बार अपने खुद के देखो 3D में अपने माइंड में ही आपको इसको इमेजिन करना पड़ेगा बेटा, कि अगर हमारे रूम के किसी कॉर्नर के ऊपर एक स्फेरिकल चार्ज रखा होता, तो उस स्फीयर का कितना हिस्सा हमारे रूम में पड़ेगा और कितना हिस्सा रूम से बाहर जाएगा। ओके, सो आप इसको जब आप माइंड में इसको एक इमेजिन करके इसकी वीडियो माइंड के अंदर जब बनाएंगे इसकी एक इमेज, तब आपको समझ आएगा इसका कि बेसिकली इसके अंदर जो है केवल इस पूरे चार्ज का 1/8 पार्ट ही रहने वाला है, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है, इसके लिए मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आप अपने एक बार रूम के अंदर ही अगर आप हैं, तो आप इस कॉर्नर की तरफ आप देखें, तो आप ऐसे इमेजिन करें कि जो वो कॉर्नर है जहां पे आप अपने चार्ज को रख रहे हैं, दैट कॉर्नर इज द सेंटर ऑफ 8 रूम सेट। 8 रूम सेट का मतलब कि ऊपर भी 4 रूम है, नीचे भी 4 रूम है, और उसके सेंटर के ऊपर आपने जो है चार्ज को रखा हुआ है अपने। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो चार्ज है वो इन 8 के 8 रूम्स में बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो किसी एक रूम में कितना आया, 1/8 पार्ट है आपका, ठीक है। तो आप माइंड में इसको इमेजिन करने की कोशिश करें, तो आपके पास Q इनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो इन दिस वे ये आपका आंसर था। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, Q/8 एप्सिलॉन। तो अगर कोई भी आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी कॉर्नर के ऊपर आपका चार्ज रखा है, उसकी वजह से आपको फ्लक्स निकालना है थ्रू द होल क्यूब, तो क्या आंसर आने वाला आपका, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिमिलरली अगर आपसे एक और कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई आपके इस एज के ऊपर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब अपने अगेन अपने रूम के अंदर ही आप देखें, किसी एक कमरे की एज के ऊपर आप इमेजिन करें, जैसे आपका जो रूम होगा उसके अंदर एक एजेस होती हैं, तो इस एज के ऊपर आप इमेजिन करें जो है कोई चार्ज रखा हुआ। इस सिचुएशन में आप पाएंगे कि जो आपका चार्ज है, इस सिचुएशन में आप अपने जो एज है वो आप इमेजिन करें कि वो 4 रूम सेट के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। तो आपके जो रूम में कितना चार्ज का पार्ट आया, दैट विल बी अगेन कितना, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। सो इसके सिचुएशन के अंदर जो है इनक्लोज्ड चार्ज कितना होगा, Q enclosed will be equal to Q/4. So flux through the cube will be equal to Q/4
2/4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो ऑफ कोर्स दिस थिंग्स आर देयर टू इमेजिन। इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको खुद से, जो है कैसे ये रूम के अंदर 1/4 पार्ट ही क्यों आ रहा है, 1/6 क्यों नहीं लिया, इस केस में 1/8 पार्ट ही क्यों आया। इसको जो है एक बार आप माइंड में थोड़ा सा इमेजिन करके देखेंगे तभी ये चीज हो पाएगी, अदरवाइज जो है वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प। सो ये आपके पास में दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो हमारे इसके अलावा भी क्वेश्चंस हैं जो हमने कंसीडर करे हैं क्लासेस के अंदर। सो दिस इज द फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज स्मॉल q। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो वेट अ सेकंड। यस क्लास। सो अभी तक जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के कई प्रकार के तरीके देख चुके हैं, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमने निकाला, हमने जो है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकाला, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से भी निकाला है, ठीक है, फिर गॉस लॉ की मदद से भी हमने जो है निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड को। बट अब इलेक्ट्रिक फील्ड अब इतनी बार हम निकाल चुके हैं, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग रोल देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पर होगा तो वो काम क्या करेगा मेरे लिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अ पॉइंट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो यूनिफॉर्म है चाहे नॉन यूनिफॉर्म है, डजंट मैटर। सो ये हमने क्या करा, एक पॉजिटिव प्लेट बना ली है, ये एक नेगेटिव प्लेट बना ली है। ओके, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव को जाता है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह बनाई है और ये बोल दिया कि इस रीजन में ई वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ओके बेटा, सो अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने स्मॉल क्यू अमाउंट का एक पॉइंट चार्ज रख दिया तो उसको उसके ऊपर क्या इफेक्ट होना चाहिए। वी ऑल नो कि भाई इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगा। कितनी अमाउंट का फोर्स अप्लाई होगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू टाइम्स ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि अगर स्मॉल क्यू तो पॉजिटिव है, सो इफ small q is a positive charge then it will move in the direction of the electric field, ठीक है, it will move भी कैसा, एक्सेलरेट, ओके, क्योंकि फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, सीधी सी बात है, मूव विद एक्सेलरेशन, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो अगर यहीं पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता तो इफ Q इज नेगेटिव, सीधी सी बात है, सबको पता है अगर नेगेटिव चार्ज होता तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता, तो वो उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इट विल मूव, अगेन मुझे लिखना ना पड़े, इट विल ऑल्सो बी विद एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो ये हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है, ठीक है। अब अगर पॉइंट चार्ज की जगह मेरे पास में डाइपोल होता, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल लाइफ में डाइपोल्स बहुत एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास में। कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं सर डाइपोल, जो है अगर हम देखें कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर भी डाइपोल मूवमेंट है, लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स। आपने कभी देखा हो तो आपके पास अगर एक चार्ज्ड रोड लें, आप चार्ज रोड का मतलब आप इस तरह से कोई अपना एक स्ट्रो ले सकते हैं, ठीक है, तो दिस इज अ प्लास्टिक रोड, तो ये प्लास्टिक को आप चार्ज कर लें, इसको अगर आप पानी की तरफ लेकर जाएंगे, पानी की पतली जो है धारा की तरफ, तो वो वाटर की जो स्ट्रीम है वो क्या करेगी, इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है ड्यू टू इट्स डाइपोल मूवमेंट। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल अट्रैक्ट हो रहा है या फिर रिपेल होगा, इसी चीज को हमें समझना है इस वाले पार्ट में। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डाइपोल को रखा जाए तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम बनाया मैंने, तो दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज अ नेगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वजह से जो क्रिएट हो रहा है दैट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैल्यू E, ओके, इन द डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हुए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इसमें E वैल्यू का। अब इसके बीच में हमने एक डाइपोल को रख दिया, यहाँ पे जो है ये एक माइनस स्मॉल q का चार्ज है और ये प्लस
स्मॉल क्यू का चार्ज है। ओके, सो सीधी सी बात है, इसके ऊपर जो है फोर्सेस भी लगेंगे, टॉर्क्स भी लगेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले निकालते हैं कि फोर्स कैसे लग रहे हैं इसके ऊपर। समझो इस बात कि अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर फोर्स लगेगा तो पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो दिस मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज, कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और वैल्यू कितनी होगी उसकी, सीधी सी बात है, दैट इज इक्वल टू Q इंटू ई, मैग्नीट्यूड लिखा जाता है चार्जेस का। ओके, तो ये आ गया मेरा Q इंटू ई, वैल्यू का फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, नेगेटिव प्लेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। सो यहां से हम इसकी अगर डायरेक्शन लिखना चाहें तो दिस मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। उसके ऊपर जो वैल्यू लगेगी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू स्मॉल क्यू इंटू ई। सो अब देखें ध्यान से, तो इधर भी स्मॉल क्यू ई, उधर भी स्मॉल क्यू इंटू ई, डायरेक्शंस अलग अलग है। तो नेट फोर्स अगर कोई मुझसे पूछे तो दे आर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक्टिंग ऑन द बोथ सब सिस्टम की बात करूं, मैं पूरे के ऊपर देखूंगा ना डाइपोल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल मस्ट बी इक्वल टू 0। सो अगर कोई पूछे कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल के ऊपर कितना फोर्स लगता है नेट, तो दैट योर आंसर शुड बी 0। सो इसका आंसर क्या आ गया आपका, नेट फोर्स ऑन डाइपोल जो है दैट इज F, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो वो क्या होगा मेरा, F नेगेटिव प्लस F पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स प्लस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स। अब इसको अगर मुझे जो है अपना इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है मुझे, तो कैसे लिखूंगा, F इज इक्वल टू, जो देखो नेगेटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन साथ में अगर मैं कंसीडर करना चाहूं इसको, तो कैसे कंसीडर करूंगा, दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू, इधर की साइड को मैंने नेगेटिव कंसीडर कर लिया, और प्लस Q टाइम्स E। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 0। तो ये आ गया आपके पास में फोर्स की वैल्यू, अगर मैं टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहूंगा तो। कैन यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पार्ट। सो ये आ गया मेरे पास कि एक डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स इतना लगता है। तो क्या इसका मतलब अगर नेट फोर्स नहीं लग रहा तो क्या ये डाइपोल जैसे रखा है क्या वैसे का वैसा रखा रहना चाहिए, क्या मतलब कुछ इफेक्ट होगा ही नहीं, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए इसके ऊपर। अब बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मान लो मेरे पास डाइपोल है, इसको हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इधर का जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर अट्रैक्ट हो रहा है, इधर का पॉजिटिव चार्ज उधर अट्रैक्ट हो रहा है। तो सीधी सी बात है, इस फोर्सेस की वजह से चाहे ये कट के कैंसिल भी हो रहे हैं, नेट फोर्स 0 है, बट स्टिल एक रोटेशन तो कराई जा सकता है इसकी वजह से। तो इस तरह के फोर्स जो कि इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ठीक है, और लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। लाइन ऑफ एक्शन होने अलग अलग होने का मतलब कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो ये है, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऊपर की तरफ है इस डायरेक्शन में। तो इनके अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन होने की वजह से दे विल इफेक्ट इन द बॉडी एंड दे विल रोटेट इट। इस तरह के फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल कपल। क्या बोलते हैं बेटा, रोटेशनल कपल। तो ये रोटेशनल कपल क्या करेंगे, इसको रोटेट करने का प्रयास करेंगे इस तरह से। देखो अगर ये मान लो मेरा नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इधर खींच रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ खींच रहा है, तो एक तरह से ये रोटेट हो जाएगा ऐसे करके। कैन यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसकी वजह से अब रोटेट कोई चीज हो रही है, सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ टॉर्क लग रहा है उसके ऊपर। तो टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको ध्यान से करेंगे सभी। टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए कुछ नहीं करना बेटा, जो है टॉर्क हमें ये पता है, टॉर्क का फॉर्मूला वी ऑल नो, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, वी नो दिस। तो टॉर्क का फॉर्मूला में बताया आर एफ साइन थीटा होता है। हम नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला टॉर्क निकाले, फिर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला टॉर्क निकाले, और उनका फिर लास्ट में वेक्टर एडिशन कर दे, है ना। सो हमें ये पता है दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, तो उससे जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा, ठीक है। उसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो है नेगेटिव चार्ज के ऊपर हम निकालेंगे, और बीच में एंगल निकाल के वी विल बी डन विद आवर फॉर्मूला। ओके, सो लेट अस डू इट। सो फॉर टॉर्क ऑन माइनस क्यू चार्ज, पहले माइनस क्यू चार्ज के ऊपर टॉर्क निकाल रहे हैं कि इस माइनस क्यू वाले चार्ज के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है, देन टॉर्क विल बी इक्वल टू, देखो
रेडियस की डायरेक्शन सेंटर से इधर इधर तक आते जाएंगे तो ये हो गई मेरी रेडियस की डायरेक्शन, ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन। ओके, कैन यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पार्ट? तो अगर जो है इनके बीच में एंगल ये थीटा है तो दिस एंगल मस्ट ऑल्सो बी थीटा। तो जो है इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, आर इंटू में फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज इंटू में साइन थीटा। जो थीटा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में है वही थीटा एंगल जो है यहाँ पे हम लोग लेंगे। ओके, आर रेडियस की वैल्यू हो जाएगी ए के इक्वल, एफ की वैल्यू हो जाएगी क्यू इंटू ई के इक्वल एंड साइन थीटा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? सो ये हो गया मेरा टॉर्क ऑन द नेगेटिव चार्ज। सो ये आ गई क्यू ए ई साइन थीटा। ओके, सिमिलरली अगर मुझे टॉर्क ऑन द पॉजिटिव चार्ज निकालना है तो टॉर्क ऑन प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के ऊपर लगने वाला टॉर्क अगर मुझे निकालना है तो टॉर्क ऑन द पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू आर इंटू एफ पॉजिटिव इंटू साइन थीटा। व्हाट इज आर? देखो अब सेंटर ये रहा मेरा, सेंटर से पॉजिटिव चार्ज तक का डिस्टेंस रेडियस यानी कि ए, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स दैट इज क्यू टाइम्स ई, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम अभी, और फिर एंगल आ गया मेरा साइन थीटा। ओके, तो ये मेरा नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला टॉर्क है, ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला टॉर्क है। अब इनकी डायरेक्शंस को समझते हैं। डायरेक्शंस अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाले टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है तो वी ऑल नो डायरेक्शन का एक ही टेक्निक है, राइट हैंड थंब रूल। तो हम क्या करें, रेडियस की तरफ हाथ करें अपना, फोर्स की तरफ रोटेशन, जहां भी थंब पॉइंट आउट करेगा दैट विल बी द आर एफ साइन थीटा की डायरेक्शन। ओके, सो रेडियस की तरफ हमने हाथ करा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस। फोर्स की तरफ रोटेशन, थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड। दोबारा से कैसे, आपने क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अगर टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है तो आप क्या करो कि सबसे पहले रेडियस की तरफ हाथ करो, फोर्स की तरफ रोटेट करो, थंब पॉइंट आउट करेगा हमारा अंदर, तो पॉजिटिव इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, इनवर्ड। इन के लिए डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सिमिलरली जो है सॉरी इनके लिए क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, माय बैड। ओके, सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो अब राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से देखो, आपने क्या करा, रेडियस की तरफ अपने हाथ को करा इस तरफ नीचे की तरफ, एंड फोर्स की तरफ उसको रोटेट करा, थंब अगेन अंदर ही पॉइंट आउट कर रहा है राइट हैंड का थंब मेरा, सो इसकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो एज यू कैन सी दोनों के दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम ही आ रही है। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो सीधा सीधा ऐड हो जाते हैं वेक्टर्स मेरे, तो टोटल टॉर्क विल बी इक्वल टू टाउ माइनस प्लस टाउ प्लस, इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2a इंटू क्यू इंटू ई इंटू साइन थीटा आ जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज q इंटू 2a? q इंटू 2a इज p डाइपोल मोमेंट, सो p e साइन थीटा। तो ये आपके पास जो है टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, थोड़ा मेरा p e साइन थीटा हाथ हट रहा है, सो टॉर्क इज इक्वल टू p e साइन थीटा। सो ये आपके पास में टॉर्क का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। सो ये कैसा फॉर्मूला है, दिस इज अगेन टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, p इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, e इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर इनटू वेक्टर एक वेक्टर को प्रोड्यूस कर रहा है, तो सीधी सी बात है ये एक वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू p क्रॉस e। ओके, टॉर्क इज इक्वल टू p क्रॉस e वेक्टर। सो दिस इज द फॉर्मूला। क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके ऊपर, अभी एक बार इसको नोट डाउन कर लें आप जल्दी से, इसको वीडियो को पॉज करके, तो हम इसके बाकी क्वेश्चंस को भी करते हैं आगे। ओके बेटा, अभी क्या समझा हमने थोड़ी देर पहले कि जो हमारा एक डाइपोल है अगर उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर जो है हमें एक टॉर्क महसूस होगा। टॉर्क क्या करेगा, उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे पास में एक पॉजिटिव प्लेट है, ये एक नेगेटिव प्लेट है, इसके अंदर अगर इस तरह से मेरा एक डाइपोल रखा होगा तो क्या करेगा, इधर अगर नेगेटिव चार्ज है इधर अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, एंड ये इस तरह से रोटेशन शो करना स्टार्ट कर देगा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस?
तो ये रोटेशन का फिनोमिना हमें ऑब्जर्व होगा। क्लियर? सो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, एट व्हाट एंगल डू यू एक्सपेक्ट द मैक्सिमम टॉर्क, किस एंगल के ऊपर आप मैक्सिमम टॉर्क को एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें पता है क्या आ चुका है, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो जाहिर सी बात है कि टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, सीधी सी बात है। तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब कितनी होती है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, और उसकी कब होती है वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। तो यानी कि एट व्हाट एंगल वी आर एक्सपेक्टिंग, एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैक्सिमम टॉर्क, और उसकी वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम टॉर्क की, दैट विल बी इक्वल टू पीई। ओके, सो किस तरह से अगर मैं इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा, तो ये मेरे पास में एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है मेरी, और इनके बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो एंगल कौन सा लेना होता है हमें बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर पुट करने के लिए, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हमें कंसीडर करना होता है। तो दिस इज द केस ऑफ द rotation when the dipole is present in the uniform electric field। ओके बेटा, अब अगर यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म होता तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, तो फॉर नॉन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये भी, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है उस केस में हम क्या करेंगे। तो देखो, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, इसको रब कर ही लेते हैं हम लोग एक बार के, ताकि अच्छे से समझ सकें, अदरवाइज आप लोगों को ये लगे ना कि दिस इज लेस इंपॉर्टेंट। अ डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर एक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं हम लोग। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, कि भाई जब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट आर इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर, उनको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉन पैरेलल चल रही हैं एक दूसरे के, तो जाहिर सी बात है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक, तो अगर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक डाइपोल को रखते हैं, मान लो आपने यहाँ पे एक डाइपोल को रख दिया इस तरह से, ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्या इफेक्ट होना चाहिए, अब आप खुद सोचिए इसके ऊपर क्या होना चाहिए। तो दो चीजें होंगी, एक तो इसके ऊपर जो है, फर्स्ट थिंग इज के जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि